नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की नई मुसीबत, राज्यसभा निर्वाचन को कोर्ट में दी गई चुनौती। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई है। भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह याचिका दायर की है। गोविंद सिंह के वकील संजय अग्रवाल एवं अनुज अग्रवाल ने बताया, इस याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा के लिए दाखिल अपने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी एवं तथ्यों को छुपाया। सिंधिया ने अपने ऊपर भोपाल में पूर्व से दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी, जो कि पूर्णतः विधि विरुद्ध एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है। जनवरी 1971 को सिंधिया राजघराने में पैदा हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से प्राप्त करने के बाद ज्योतिरादित्य अमेरिका चले गए। वहां की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट डिग्री लेने के बाद वे भारत लौटे। 2002 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में उन्हें पहली बार गुना से सांसद चुना गया। 2004 में 14वीं लोकसभा में उन्हें दोबारा चुना गया। 6 अप्रैल 2008 को उन्हें संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का पद प्राप्त हुआ। 2009 लोकसभा में भी वह विजयी रहे और उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री का पद प्राप्त हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी, लेकिन ज्योतिरादित्य अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन 2019 की मोदी लहर में वे अपनी परंपरागत सीट नहीं बचा पाए और किसी समय अपने सहयोगी रहे केपी यादव से ही चुनाव हार गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। रात दिन सोते जागते हर वक्त सरकार गिराने की सोचते हैं अमित शाह, अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट देखा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सीएम गहलोत का कहना है कि अमित शाह हर वक्त सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फ्लोर फ्रंट पर वो ही आते हैं। कर्नाटक के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी आपको क्या हो गया है। आप रात दिन जागते सोते हर वक्त सोचते हो कि किस तरह मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। गहलोत ने कहा, चुनी हुई सरकारें यदि इस तरह से गिरने लगेंगी तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा। सीएम गहलोत का कहना है, हम सबकी ड्यूटी है, हर नागरिक की ड्यूटी है, जुडिशरी हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या मीडिया हो, सबकी ड्यूटी है। पहला काम है कि हम डेमोक्रेसी को बचाएं। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो आगे आए, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर तंज, तेज प्रताप ने लिखा, बिहार तुम दह जाओ तुम बह जाओ। जी हां दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं और बाढ़ के हालात को लेकर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। ट्वीट में उन्होंने कविता के माध्यम से नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल खड़े किए हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार तुम दह जाओ तुम बह जाओ, तुम मर जाओ, हमें बस सोने दो, क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। मैंने सुशासन शब्द का निर्माण जो किया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाई और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप नीतीश सरकार के सुशासन पर हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं, चाहे कोरोना संकट हो या बिहार में बाढ़। उन्होंने नीतीश सरकार पर ट्वीट के माध्यम से सवाल सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि बिहार का कोना कोना बाढ़ से कराह रहा है, लेकिन सरकार में बैठे बाबू मुस्कुरा रहे हैं। अब जनता की जिंदगी पहाड़ है। हाँ भैया, क्योंकि नीतीश कुमार हैं। वहीं प्रदेश में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर राजद ने अपने सहयोगियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राजद ने साफ तौर पर कह दिया है कि महागठबंधन में शामिल बाकी सहयोगी पार्टियां तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं करती, तब तक सीट शेयरिंग के मसले पर कोई बातचीत नहीं होगी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, यह पहले से ही तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही सीएम उम्मीदवार हैं। हम चाहते हैं कि सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ें।
महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी है। जगदानंद सिंह ने सीएम उम्मीदवार को लेकर सहयोगी दलों द्वारा राजद पर डाली जा रही नई शर्तों पर कोई टिप्पणी नहीं की। करते हैं अगली खबर की तरफ। मुश्किल में मोदी सरकार, कर्ज लेकर चल रहा खर्चा। जी हां दोस्तों, देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही बजट अनुमान के 83.2% यानी 6.62 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस महामारी तथा लॉकडाउन के कारण टैक्स कलेक्शन में गिरावट आना है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान पहली तिमाही के अंत में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 61.4% के स्तर पर था। इस समय सरकार के ज्यादातर खर्च आधारी से ही पूरे हो रहे हैं। फरवरी में पेश वित्तीय वर्ष 2020-21 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7.96 लाख करोड़ रुपए यानी सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% रखा था। हालांकि इन आंकड़ों के कोविड-19 संकट से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर संशोधित किया जा सकता है। लेखा महानियंत्रक परीक्षक के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में राजकोषीय घाटा 6,62,363 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% पर पहुंच गया था, जो 7 साल का उच्च स्तर पर था। वह मुख्य रूप से राजस्व संग्रह में कमी के कारण था। सीजीए के आंकड़ों के अनुसार इस साल सरकार की राजस्व प्राप्ति 1,50,008 करोड़ रुपए यानी बजट अनुमानों का 7.4% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 14.5% थी। वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान कर से प्राप्त राजस्व 1,34,822 करोड़ रुपए यानी बजट अनुमान का 8.2% रहा। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कर राजस्व अनुमान 15.2% था। सरकार की कुल प्राप्तियां बजट अनुमान का 6.8% यानी 1,53,581 करोड़ रुपए है। बजट में सरकार ने कुल प्राप्तियों का अनुमान 22.45 लाख करोड़ रुपए लगाया था। जून के अंत तक सरकार का कुल खर्च 8,15,944 लाख करोड़ रुपए यानी बजट अनुमान का 26.8% रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान कुल खर्च 25.9% था। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने नीतीश पर साधा निशाना। बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राज्य में शराबबंदी की सफलता को लेकर सवाल उठाया। चिराग ने एक मामले का उल्लेख किया जिसमें एक पार्षद कथित तौर पर नशे में उन्हें और उनके पिता रामविलास पासवान को अपशब्द कह रहा है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा है कि खबरों में दावा किया गया है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति नशे में धुत था। चिराग और उनके पिता रामविलास पासवान के लिए अपशब्दों के प्रयोग और धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में चिराग पासवान ने कहा, शराबबंदी आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर प्रतिबंधों के बाद भी शराब बेची और पी जा रही है तो यह शराबबंदी के दावे पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि चिराग पासवान बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां भाजपा की सहयोगी है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, भाजपा को झटका। पूर्व विधायक बीजेपी छोड़ वापस तृणमूल कांग्रेस में लौटे। जी हां दोस्तों, उत्तरी बंगाल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विप्लव मिश्रा करीब 1 साल बाद ही भाजपा का दामन छोड़ शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। दक्षिण दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे मित्रा पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे। मित्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में लौटना उनके लिए घर वापसी जैसा है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, हम विप्लव मित्रा का स्वागत करके प्रसन्न हैं। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस की रैली के दौरान पुराने नेताओं से पार्टी में वापस आने को कहा था। मित्रा ने उसी पर वापसी की है। मित्रा के साथ ही उनके छोटे भाई और अन्य समर्थक भी तृणमूल कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत के मामलों में सीबीआई जांच की मांग की। इसी सप्ताह इनमें से एक कार्यकर्ता का शव पूर्वी मिदनापुर और दूसरे का दक्षिण 24 परगना जिलों में लटकता पाया गया था। लोकसभा सांसद सौमित्र खान और निशीथ प्रमाणिक ने नई दिल्ली में शाह से मुलाकात की और दक्षिण 24 परगना के घोड़ा मारा इलाके में बृहस्पतिवार को हुई 52 वर्षीय गौतम पात्रा की मौत और बुधवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के रामनगर इलाके में पूर्ण चंद्र दास 44 की मौत के मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। उन्होंने एक बयान में कहा, पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से धराशायी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या की जा रही है और उन्हें आत्महत्या दर्शाने के लिए पेड़ों से लटकाया जा रहा है। बयान के मुताबिक पिछले 2 दिन में हमारी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के शव पेड़ से लटकते पाए गए। हमने दोनों भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। हमने अमित शाह से दोनों मामलों में सीबीआई जांच का आग्रह किया है। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की
की मौत के मामले में तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को निराधार करार किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। जांच कराने पर राफेल डील का सच भी आ जाएगा सामने, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। ऑपरेशन वेस्ट एंड का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि जब राफेल सौदे की जांच होगी तो देश के सामने सच्चाई आ जाएगी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राफेल ने जो सौदा किया है वह देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि जेब की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से वेस्ट एंड केस में अदालत के माध्यम से सच्चाई सामने आई है, इसी तरह जब राफेल मामले की जांच होगी तो देश को भी इस सच्चाई का पता चल जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को इस देश के रक्षा समझौतों पर पारदर्शिता रखते हुए कानून का पालन करना चाहिए। इस बीच ऑपरेशन वेस्ट एंड का हवाला देते हुए शेरगिल ने कहा कि वर्ष 2001 में एक रक्षा समझौता भी हुआ था जिसमें गड़बड़ी उजागर हुई थी। तब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को उनके ही कार्यालय में रिश्वत लेते कैमरे में पकड़ा गया था। इसे ऑपरेशन वेस्ट एंड जजमेंट 1 नाम दिया गया था। अब ऑपरेशन वेस्ट एंड जजमेंट 2 आ गया है, जहां जया जेटली और उनके सहयोगियों को रक्षा मंत्री के घर पर रिश्वत लेने और सौदा करने के लिए दंडित किया गया था। यह स्पष्ट है कि रक्षा सौदों में भाजपा की क्या भूमिका है। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 3 सवाल भी पूछे। मुख्य विपक्षी दल ने पूछा है कि जो समझौते किए गए वे देश बनाने की नीति के साथ थे या धन बनाने की नीति से। दूसरा, क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या अपनी जेब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सौदा कर रही है। और तीसरा, क्या सरकार कानूनी या सिफारिश से काम कर रही है।